अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में अब तक हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर हमारा चल रहा था और इस लाइफ प्रोसेस चैप्टर में मैंने आपको अभी तक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट का जिक्र हुआ था, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड, पंपिंग एक्शन ऑफ ब्लड, डबल सर्कुलेशन, आर्टरी और वेन में फर्क, ये सारी बातें हो गई। ट्रांसपोर्ट एनिमल्स में कैसे होता है, ब्लड के अंदर ब्लड का पंपिंग एक्शन कैसे होता है, वो सारी बात हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में स्टार्ट करने से पहले मैं एक वर्ड पूछना चाहूंगा, आई होप सब बच्चों को पता होगा। इस वर्ड का मतलब किसी को मालूम है? कहकशां, इस वर्ड का मतलब मालूम है आपको? सना, यूसुफ? कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है, एक फॉर्मूला है इसका, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, इसका मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं आपका हार्ट एक बारी में जब जितना ब्लड पंप करता है, एक बारी में जितना ब्लड पंप होता है, एक उसको कहते हैं, उस वॉल्यूम का नाम क्या होता है? क्या? स्ट्रोक वॉल्यूम। और इसको नंबर ऑफ बीट्स एक मिनट से मल्टीप्लाई कर दो। आपका हार्ट तकरीबन 70 ml ब्लड पंप करता है एक मिनट में, और एक मिनट में बीट्स कितनी होती हैं? नंबर ऑफ बीट्स कितनी होती है एक मिनट में? हमारी ह्यूमन हार्ट में कितनी होती हैं? 72। एवरेज हम सबकी 72 बीट्स होती हैं पर मिनट। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है तकरीबन 5040 ml। इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 4.04 लीटर। इसका मतलब ये हुआ आपका हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है? एक मिनट में कितना ब्लड पंप कर देता है? 5 लीटर। 5 लीटर ब्लड तकरीबन एक मिनट में आपका हार्ट पंप कर देता है। एक घंटे में 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 300 लीटर एक घंटे में आपका खून पंप हो जाता है, आपका हार्ट। इट इज वन ऑफ द वंडरफुल पंप इन योर बॉडी। आपके जिस्म का एक बेहतरीन पंप है जो खुदा ने डिजाइन किया है, इसका नाम हार्ट है। और इसके ये कार्डियक आउटपुट का सिंपल मतलब है आपका हार्ट एक मिनट में कितना खून पंप कर रहा है। इधर देखो, अगर इसके अंदर ये वाली वैल्यू जो है ये फिक्स रहती है हम सबकी, लेकिन ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है। ये वाली वैल्यू चेंज हो सकती है। किसी की हार्ट बीट बढ़ी हुई होती है, किसी की हार्ट बीट कम हो जाती है, तो उसकी वजह से ये कार्डियक आउटपुट कभी कभार घट जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन किसी इंसान का अगर ये कार्डियक आउटपुट बढ़ा हुआ ही रहता है, ज्यादा इंक्रीज रहता है, तो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट को एक बीमारी है, ये एक एब्नॉर्मल कंडीशन है। इसको क्या कहते हैं मेडिकल साइंसेस में? क्या कहते हैं? इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट किसी पेशेंट का जब बढ़ा हुआ होता है तो बड़े हुए कार्डियक आउटपुट का नाम होता है टैकीकार्डिया। और किसी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट अगर घटा हुआ हो तब इस कंडीशन का नाम होता है बेटा क्या कहते हैं इसको? ब्रेडिकार्डिया। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इज कॉल्ड टैकीकार्डिया। अगर किसी पेशेंट का कार्डियक आउटपुट अक्सर घटा हुआ रहता है तब इसको ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। अगर बच्चों किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में, जब कोई पेशेंट हॉस्पिटलाइज है और उसका कार्डियक आउटपुट बहुत कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया, एक वर्ड आपने सुना होगा, कार्डियक फेलियर, हार्ट फेलियर। यानी पेशेंट का हार्ट जो है वो सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हार्ट फेलियर। देखो 3 टर्म्स होती हैं, एक होता है हार्ट अटैक, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट फेलियर। हार्ट अटैक में मैंने आपको बताया था, आपके हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में, किसी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट के किसी हिस्से को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता, तो उसको हार्ट अटैक कहते हैं, या कार्डियक वो कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, या दूसरा नाम होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। दूसरा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट का मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, हार्ट बंद हो जाए, हार्ट रुक जाए, तब उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तीसरा कार्डियक हार्ट फेलियर, यानी पेशेंट का हार्ट ब्लड पंप तो कर रहा है लेकिन इतना सफिशिएंट नहीं कर रहा कि वो बॉडी के हर पार्ट में ब्लड सप्लाई कर सके, वो हार्ट फेलियर वाली कंडीशन। समझ आ गई बात?
चलिए, तो ये टर्म है, ये फॉर्मूला कहीं नोट कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट प्लांट। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यू का नाम क्या था मरियम? हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यूज कौन कौन सी हैं? दो टिश्यूज बताई थी, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, सॉरी, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज होती हैं इसका नाम होता है ब्लड और लिम्फ। हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने वाली जो टिश्यूज हैं उनका नाम है ब्लड और लिम्फ। प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने वाली जो टिश्यूज हैं उनका नाम है जाइलम और फ्लोएम। प्लांट के अंदर ये टिश्यूज होती हैं। अगर आप बच्चों को याद हो, 9th में आपने बच्चों ने पढ़ा था, देखो 9th में आपने पढ़ा था प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज दो टाइप की होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती है और कौन सी? परमानेंट टिश्यू। ये ग्रोथ वाली जो ग्रोथ में हेल्प करती है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। परमानेंट टिश्यू इफ यू रिमेंबर दो टाइप की बताई थी, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। जो एक ही टाइप के सेल से बनी होती है वो सिंपल होती है, एक से ज्यादा टाइप के सेल से बनी होती है कॉम्प्लेक्स। इस सिंपल में अगर आपको याद हो, मैंने बताया था पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जबकि कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर आपने दो पढ़ी थी, कौन सी? जाइलम और फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? इट दे आर द टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज हैं। प्लांट के अंदर ये टिश्यूज हैं, इनका काम मकसद है ट्रांसपोर्ट करना, इनके अंदर पानी ट्रांसपोर्ट करना, इनके अंदर इनका काम है खाना ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल ट्रांसपोर्ट करना। ये ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यूज हैं। अब पहले बात करते हैं जाइलम। बच्चों आपको मालूम है जो जाइलम है, जाइलम वो टिश्यू होती है जिसका मकसद है रूट से पानी एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना। रूट से पानी को, मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना, ये काम जाइलम का होता है। जबकि फ्लोएम वो टिश्यू होती है, लीव में फोटोसिंथेसिस के बाद जो खाना बनता है वो लीव से प्लांट के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने वाली टिश्यू का नाम क्या है? फ्लोएम। इधर देखें, जाइलम is a type of tissue which is concerned with transportation of water along with mineral from roots to aerial parts. रूट से एरियल पार्ट्स में जो पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जाइलम की वजह से, और फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। बच्चों ये जो जाइलम है ना, ये जाइलम टिश्यू के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। एक होते हैं कौन से? जाइलम वेसल्स, एक होते हैं जाइलम ट्रैकीड्स, एक होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, और चौथा जाइलम फाइबर्स। जाइलम वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम ट्रैकीड्स और जाइलम फाइबर्स, ये चार टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जाइलम टिश्यू में। जाइलम वेसल क्या है जरा देखें। इस तरह से सिलेंडर की शक्ल में, ये सिलेंडर की फॉर्म में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो अंदर से हॉलो होते हैं। ये प्लांट के अंदर अरेंज होते हैं, तो इसको नाम दिया जाता है क्या? जाइलम वेसल। और इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इनका नाम है क्या? क्या कहते हैं इसको? जाइलम ट्रैकीड। दिस इज जाइलम वेसल, दिस इज अ जाइलम ट्रैकीड। ये प्लांट में मौजूद होते हैं। यूसुफ, क्या हर प्लांट्स में, सारे प्लांट्स में जाइलम होती है? जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होती है? क्या सारे प्लांट्स में जाइलम टिश्यू और फ्लोएम टिश्यू होती है? बच्चों बताएं, क्या सारे प्लांट, जितने भी आसपास आप प्लांट देखते हैं, सारे प्लांट, सारे टाइप के प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम होता है? क्या क्वेश्चन? इधर देखें, एक प्लांट्स होते हैं जिनको हम कहते हैं क्या कॉमनली? हेलोफाइट्स, जिसको आप आम जबान में कहते हैं क्या? एल्गी। एल्गी, उसके एडवांस प्लांट्स होते हैं कौन से?
कौन से? ब्रायोफाइट से एडवांस होते हैं। पी साइलेंट है, पढ़ो यहां पर। टेरिडोफाइट, जिसको आम जबान में फर्न्स कहते हैं। इसके बाद अगले जो होते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से? जिम्नोस्पर्म्स। उसके बाद आते हैं कौन से? कौन से? कौन से बच्चों? एंजियोस्पर्म। ये पूरी प्लांट्स की टाइप हैं। देखो, तो ये जाइलम और फ्लोएम टिश्यू इन दोनों प्लांट्स में बिल्कुल नहीं होती है, ना तो इसमें ना इसमें, यानी इन तीनों में होती है। देखो, जाइलम और फ्लोएम इन तीनों प्लांट्स में होती है, इसमें नहीं होती, दोनों में। यानी एल्गी में नहीं होता और ब्रायोफाइट्स में नहीं होता। लेकिन इधर देखो, ये टेरिडोफाइट्स में जाइलम फ्लोएम होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। लेकिन सबसे एडवांस ये चारों कंपोनेंट, जैसे जाइलम वेसल्स सिर्फ इसमें होते हैं। किसमें? किसमें होते हैं? एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब समझते हो? एंजियो मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब होता है सीड। जितने प्लांट्स आप खाते हैं जिनके अंदर फ्रूट्स होते हैं, जिन प्लांट में फल और फूल आते हैं, जिन प्लांट के अंदर फल और फूल आते हैं, उन प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं। कॉमनली इन प्लांट्स को फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाना जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स, इनके अंदर जो फ्रूट होता है, इनके अंदर फल और फूल आते हैं, उन प्लांट को किस नाम से जानते हैं बच्चों? एंजियोस्पर्म। एंजियो मतलब होता है कवर्ड, स्पर्म का मतलब सीड। जितने भी फ्रूट्स आप खाते हैं, फ्रूट्स के अंदर सीड्स होते हैं, इसलिए ऐसे प्लांट को एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो एंजियोस्पर्म सारे मतलब हमारे प्लांट किंगडम के सबसे एडवांस प्लांट्स हैं, जिनके अंदर जाइलम के सारे कंपोनेंट और फ्लोएम के सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में जाइलम और फ्लोएम तो होता है, लेकिन सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। इतनी बात समझ आई? क्लियर है? अब आगे सुनते हैं। जाइलम एक ऐसी टिश्यू है जो इसका काम रूट से एरियल पार्ट्स तक पानी को ट्रांसपोर्ट करना है मिनरल्स के साथ। ये बताइए, दुनिया का सबसे लंबा ट्री कौन सा है? शाबाश। दुनिया का सबसे लंबा ट्री का नाम है यूकालिप्टस। यूकालिप्टस रीगेंस। ये दुनिया का सबसे लंबा ट्री है, जो किस कैटेगरी में आता है? किसमें? एंजियोस्पर्म। एक और होता है सिकोविया डेंड्राइट, जिसको आम जबान में इस नाम से जाना जाता है। कौन सा? रेडवुड ट्री। ये कौन सी कैटेगरी में आता है बच्चों? जिम्नोस्पर्म। इसकी हाइट होती है 114 मीटर। इसकी हाइट होती है 110 मीटर। तो कुतुब मीनार की हाइट है 72 मीटर। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए, कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर है और ये पेड़ है 114 मीटर। यानी तकरीबन अगर एक कुतुब मीनार, ऐसी एक कुतुब मीनार उसके ऊपर रख दी जाए, तो उसकी जो हाइट बनती है तकरीबन इस हाइट का ये पेड़ होता है, जिसका नाम है यूकलिप्टस। तो बात ये है कि इतने लंबे पेड़ के अंदर पानी और मिनरल्स नीचे से जड़ों से चलता है और इतनी हाइट तक पहुंच जाता है। यहाँ कोई पंप तो है नहीं, जैसे आपके अंदर मेरे अंदर तो हार्ट है, वहां तो पंप भी नहीं। तो स्टिल खुदा ने उनकी टिश्यू को इस तरह से डिजाइन किया है, रूट से पानी एरियल पार्ट्स तक पहुंचता है। वो काम कौन कराता है? जाइलम टिश्यू कराती है। तो जाइलम टिश्यू एक ऐसे टिश्यू है जिसका काम रूट से पानी और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स तक पहुंचाना है। जबकि फ्लोएम टिश्यू वो टिश्यू है जिसका काम फोटोसिंथेसिस के बाद जो लीफ में खाना बनता है, उन फूड को लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट करने का काम इस फ्लोएम टिश्यू का होता है। मेरी बात समझ आ रही? फ्लोएम टिश्यू इज कंसर्न्ड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स। अब जरा देखें, ये फ्लोएम टिश्यू जो है, इस फ्लोएम टिश्यू के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? पहले कौन से कंपोनेंट्स? सीव ट्यूब्स। सेकेंड इज कंपेनियन सेल्स। थर्ड इज सेकेंड इज
थर्ड इज फ्लोएम पैरेन्काइमा, और आखिर में है, आखिर में बच्चों क्या, फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स, तो इस तरह से ये फ्लोएम टिश्यू है। फ्लोएम टिश्यू के अंदर लीव्स में खाना बनने के बाद वो लीव से प्लांट के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे आपकी बॉडी में खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है, आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब भी होता है। फिर उसके बाद उसको पहले लिवर में, फिर हार्ट में लेके जाया जाता है, फिर हार्ट पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करता है। तो लीव्स में खाना बनने के बाद इन फ्लोएम के अलग अलग कंपोनेंट से प्लांट के हर हिस्से में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये लीव्स में खाना बनने के बाद ट्रांसपोर्ट होना, इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहलाता है इसको, क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के अंदर लीव से खाना, लीव से प्लांट के दूसरे हिस्सों में ट्रांसपोर्ट होना, दैट इज टेकन थ्रू ट्रांसलोकेशन। मेरी बात थोड़ी बहुत समझ आ रही है नहीं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, इसको ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। क्लियर है? आगे सुनो, नोट तो नहीं करना। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, कौन सा, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, राइज करना। सैप का मतलब होता है पानी और मिनरल्स का घोल, सॉल्यूशन। आपको मालूम है जड़ों से जब प्लांट की रूट्स ने पानी अब्सॉर्ब किया, वो पानी अब्सॉर्ब होकर, रूट से अब्सॉर्ब होकर प्लांट के एरियल पार्ट्स में जो ट्रांसपोर्ट होता है, रूट से एरियल पार्ट्स में, रूट से ऊपर की तरफ चढ़ना, इसका नाम है एसेंट ऑफ सैप। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम थ्रू जाइलम। जाइलम पानी और मिनरल्स को रूट से एरियल पार्ट्स में कैसे लेके जाता है, तो आपको यहां पर बताना पड़ेगा। उसके अंदर मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं। जी बच्चों, मुझे ये बताइए, द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर। अच्छा पहले ड्रॉ करना चाहो, पहले बच्चों हमने आपको मैकेनिज्म बताऊं, रूट से ऊपर
पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसके समझने से पहले ये बताइए, अगर आपके पास एक ग्लास में आपने कोई लिक्विड लिया है, कोई कोल्ड ड्रिंक ली है, और उसके अंदर आपने एक स्ट्रॉ डाला है। आप कई बार देखते हैं कोकोनट के अंदर, जो नारियल होता है उसके अंदर भी आप स्ट्रॉ डाल के उसको कंज्यूम करते हैं। ये बताइए, जब आप कोई लिक्विड को स्ट्रॉ से माउथ में लेकर कंज्यूम करते हैं तो ये लिक्विड ऊपर चढ़ता कैसे, राइज कैसे करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म? जब कोई आप लिक्विड के अंदर स्ट्रॉ डालते हैं, उस माउथ में रखते ही वो स्ट्रॉ के अंदर लिक्विड ऊपर कैसे चढ़ने लगता है? देखो, ये स्ट्रॉ है और ये लिक्विड है, इसके ऊपर कोई प्रेशर लग रहा है? यहाँ से यहाँ पे कोई प्रेशर है? कौन सा? इसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस स्ट्रॉ के अंदर भी हवा है तो इसके अंदर भी प्रेशर होगा। थोड़ा बहुत प्रेशर जो है लिक्विड का भी होता है। अब होता क्या है, जैसे ही आपने स्ट्रॉ को माउथ में लिया, माउथ में लेते ही आप उसकी एयर को सक आउट कर लेते हैं, एयर को खींच लेते हैं। जब आपने ऊपर की एयर को खींच लिया, यानी आपने ऊपर की साइड पे वैक्यूम क्रिएट कर दिया। वैक्यूम, जब वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा तो इसकी वजह से ना एक प्रेशर एक्सर्ट हो जाता है जो पानी को ऊपर की तरफ पुश करता है। वो प्रेशर जो इस स्ट्रॉ के अंदर डेवलप होता है उसका नाम क्या होता है बच्चों? क्या कहते हैं इसको? सक्शन प्रेशर। वो सक्शन प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस स्ट्रॉ के अंदर, और वो सक्शन प्रेशर इस लिक्विड को, इस कोल्ड ड्रिंक को नीचे से ऊपर की तरफ उठाता है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा एक डॉक्टर, एक नर्स जो है वो सिरिंज को दवाई की बोतल में डाल के उस नीडल से दवाई को खींचती है, तो वो दवाई को सिरिंज की मदद से जो बोतल में से निकालती हैं, वहां पर भी यही प्रेशर एक्सर्ट होता है जिसका नाम होता है सक्शन प्रेशर। आपने किसी गांव में देखा हो, किसी विलेज में देखा हो, हैंडपंप लगे होते हैं। हैंडपंप जमीन में से, ग्राउंड वाटर में से, बोरिंग वाटर को उस हैंडपंप से अगर आप देखेंगे तो वो हैंडपंप से पानी ऊपर खींचा जाता है, वहां पर भी वही प्रेशर एक्सर्ट होता है। कौन सा? सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जो लिक्विड को ऊपर की तरफ खींचता है। तो ये कई जगह आप देखते हैं, तो कुछ ऐसा ही काम यहां पर भी होता है। ये देखिए, पानी का जब लॉस, इधर देखो, लीव्स की सरफेस के ऊपर, लीफ की सरफेस के ऊपर से जो स्टोमेटा होते हैं उसमें पानी का लॉस होता है वेपर की शक्ल में। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब दोबारा मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स इज नोन एज, इसको कहते हैं गटेशन। देखो, दो फिनोमेना है, एक है ट्रांसपिरेशन और दूसरा गटेशन। कुछ प्लांट की लीव्स के ऊपर से लिक्विड लॉस होता है, लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। पानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स की शक्ल में लीव में से निकलता है, उस फिनोमेना को गटेशन कहते हैं। अब यहां पर ट्रांसपिरेशन, ये बताइए, लीव्स के ऊपर जो स्टोमेटा होते हैं उनमें से पानी लॉस होता है वेपर की शक्ल में, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ये बताओ, ये ट्रांसपिरेशन लीव्स में होता क्यों है? लीव्स में, प्लांट की लीव्स में ट्रांसपिरेशन की वजह क्या है? इसकी दो मेन वजह है, मेन इंपॉर्टेंट। इस ट्रांसपिरेशन की वजह से ना एक पुल डेवलप हो जाता है। देखो, मैंने ये यहां दिखाया है आपको, ये जो एरो से ऊपर अपवर्ड एरो दिखाया है, ये क्या चीज है? क्या है? ट्रांसपिरेशन पुल। और ये जो सिलेंडर मैंने दिखाए हैं, ये क्या है? जाइलम वेसल्स कॉलम, ये कॉलम है। और यहां से पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं। पानी और मिनरल रूट हेयर से एब्जॉर्ब हो रहे हैं और एब्जॉर्ब होकर यहां तक पहुंच रहे हैं। उसके बाद इधर देखो, पानी यहां से एब्जॉर्ब हुआ और एब्जॉर्ब होने के बाद यहां तक पहुंच गया। यहां तक पहुंचने के बाद ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ता है। इसको चढ़ाने के लिए क्या होता है? देखो, स्टोमेटा खुल जाते हैं। स्टोमेटा खुलते ही तो पानी की वाटर वेपर जो है ना, वो यहां से निकलने लगती है। जब वाटर वेपर्स निकलती है, इसको कहते हैं क्या हो रहा है? यहां पर
ट्रांसपिरेशन। तो ये ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन होने की वजह से इसके अंदर एक अपवर्ड पुल डेवलप हो जाता है, ऊपर की तरफ एक पुल डेवलप होता है, क्या कहते हैं इसको? ट्रांसपिरेशन पुल। जैसे यहां पर सक्शन पुल, सक्शन प्रेशर डेवलप हुआ था, ऐसे ही यहां ट्रांसपिरेशन पुल डेवलप हो जाता है। उस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ये पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, ये पानी ऊपर की तरफ राइज करने लगता है। जब पानी और मिनरल्स रूट से ऊपर की तरफ जाने लगे तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? एसेंट ऑफ सैप। लेकिन कुछ साइंटिस्ट, कुछ बॉटनिस्ट कहते हैं कि, इधर देखो, कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि सिर्फ ट्रांसपिरेशन पुल पानी को रूट से ऊपर तक ले जाने के लिए काफी नहीं है। देयर आर ऑल्सो सम अदर फैक्टर्स, इसके अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें ये भी है। कौन सा? कौन सा? रूट प्रेशर। एक होता है कैपिलरिटी एक्शन, एक होता है एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस, और एक है कौन सा? ट्रांसपिरेशनल पुल। ये बताओ बच्चों, ये चार फैक्टर्स मेन हैं जो रूट से पानी को एरियल पार्ट्स तक लेके जाते हैं। इतने बड़े बड़े ट्रीज, जिन्हें मैंने अभी नाम बताया था, यूकेलिप्टस, रेडवुड ट्री, इतने हाइट के पेड़ जो होते हैं, उनमें जड़ों से पानी को एरियल पार्ट्स तक ले जाना, इतनी हाइट तक ले जाना, एक अकेला फोर्स काफी नहीं है, ट्रांसपिरेशन पुल काफी नहीं है। इसमें कई सारे फैक्टर्स, कई सारी फोर्सेस होती हैं, वो कोलैबोरेशन में काम करती हैं, वो एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती हैं, वो एक साथ मिलकर काम करती हैं, जिसकी वजह से रूट से पानी एरियल पार्ट्स तक पहुंच पाता है। मेरी बात समझ आ रही है? रूट से पानी एरियल पार्ट्स में जो जाता है वो इन फैक्टर्स की वजह से जाता है। लेकिन आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, आपके सिलेबस में इसका मेन जिक्र किया गया है। कौन सा? ट्रांसपिरेशन पुल। लेकिन ये पुल अकेला काफी नहीं होता रूट से एरियल पार्ट्स तक पानी ले जाने के लिए, इसमें ये सारे फैक्टर शामिल होते हैं। ये बताओ, कैपिलरिटी का मतलब जानते हो? कैपिलरिटी का मतलब जानते हो? इधर देखो, एक कपड़ा है, इस कपड़े की एक कॉर्नर को एक कंटेनर पानी का, किसी पानी में इसको डिप कर दिया जाए, इसके सिर्फ कोने को, ऊपर से सूखा हुआ हो, यहां से पानी से मैं इसको डिप कर दिया जाए, क्या होगा? पानी ऊपर की तरफ, जो इसके धागे हैं, जो थ्रेड है, उसके अंदर से पानी ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। इसको कहते हैं कैपिलरिटी। बात पतली पतली ट्यूब्स में से, थ्रेड में से, पतली पतली ट्यूब में से जब लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ता है, उसको कहते हैं क्या? कैपिलरिटी। तो पानी, ये जाइलम वेसल जो मैंने यहाँ पे आपको चौड़े चौड़े दिखाए, ये एक्चुअल में बहुत बारीक होते हैं, बहुत पतले पतले होते हैं, जिसकी वजह से उन पोर्स में से पानी ऊपर की तरफ बहुत तेजी से चढ़ता है। और ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पानी रूट से एरियल पार्ट्स में जाता है। तो आपको एसेंट ऑफ सैप के बारे में अगर बताना हो तो आप सबसे पहले बताएंगे पानी और मिनरल्स रूट हेयर से एब्जॉर्ब होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद वो जाइलम वेसल कॉलम तक पहुंच जाते हैं। फिर आप लोगों को बताना है, जब पानी यहां तक पहुंच जाता है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और स्टोमेटा के खुलने से, स्टोमेटल पोर के खुलने से पानी लॉस होता है वेपर की शक्ल में। इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ये ट्रांसपिरेशन की वजह से इसके अंदर ऊपर की तरफ एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसका नाम ट्रांसपिरेशन पुल है। ये पुल, ये फोर्स पानी को जड़ों से ऊपर की तरफ खींचती है, और इस तरह से पानी हर प्लांट के हर हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस ट्रांसपोर्ट होने को एसेंट ऑफ सैप कहते हैं। बड़े बड़े लंबे लंबे ट्रीज के अंदर ये एसेंट ऑफ सैप ये चार फैक्टर्स की वजह से होता है, जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल शामिल है, एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्सेस शामिल है, कैपिलरिटी एक्शन शामिल है, और रूट प्रेशर शामिल है। ये सारे फैक्टर्स की वजह से पानी एरियल पार्ट्स में पहुंचता है। बात समझ आ गई? क्लियर है? सबको समझ आ गया?